किसी भी तरह की नेगोशिएशंस करने के जाने मूड में नहीं दे नजर रहे नहीं हैं आ सर रहे। जी आज। इसलिए सभी बातों को ध्यान में रखकर गांधी जी आंदोलन को अब वापस जाएंगे, लेने का बारी आएगा फैसला हम लोग का। अब बारी इसके आया बाद लगा। मार्च 1922 में सरकार के खिलाफ असंतोष फैलाने के चार्ज अरे पर रुक ही नहीं गांधी रहा जी भाई। को अरेस्ट कर लिया जाता है गजब हाल है। और उन्हें 6 साल की सजा चले? सुनाई जाती है। कुछ समय बाद खिलाफत इशू भी अपनी सिग्निफिकेंस खो देता है और इररेलेवेंट बन जाता है, क्योंकि 1924 में टर्की में एक नेशनल रेवोल्यूशन होता है और वहां मोनार्की या खिलाफत को अबॉलिश कर दिया जाता है। इसके बाद इंडिया में भी खिलाफत मूवमेंट डाई डाउन हो जाता है। इवैल्यूएशन ऑफ खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। दोस्तों, नॉन कोऑपरेशन हटने का नाम ही नहीं मूवमेंट ले अपने रहा है स्वराज के गोल को तो अचीव नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी ये आंदोलन एक फेलियर नहीं माना जा सकता, सही बात है। क्योंकि इसने बहुत कुछ अचीव किया था। इस आंदोलन के थ्रू नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स देश के कोने कोने तक पहुंच गए थे। बड़ी संख्या गजब में इधर लोग लेकिन इससे गंदा जुड़ते करके हैं रखा है भाई। और ये सही मायनों में एक मास मूवमेंट बनता है। आंदोलन में मिडिल क्लास के कंपैरिजन में पेजेंट्स और वर्कर्स का पार्टिसिपेशन ज्यादा रहता है। इसके अलावा मद्रास को छोड़कर काउंसिल इलेक्शन का बॉयकॉट भी काफी हद तक सक्सेसफुल रहता है। पोलिंग एवरेज सिर्फ 5 से 8% ही रहता है। इकोनॉमिक बॉयकॉट आंदोलन का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था और ये बहुत कामयाब भी रहता है। फॉरेन क्लॉथ के इंपोर्ट्स की वैल्यू 1920-21 में 1020 मिलियन रुपीस से घटकर 1921-22 में सिर्फ 520 मिलियन रुपीस ही रह जाती। नॉन कोऑपरेशन के साथ गांधी जी के कुछ सोशल मूवमेंट्स भी जुड़े हुए थे, जैसे कि टेम्परेंस या एंटी लिकर कैंपेन। इनका भी व्यापक असर देखने को मिलता है। पंजाब, मद्रास, बिहार और उड़ीसा में लिकर एक्साइज रेवेन्यू में सिग्निफिकेंस गिरावट होती है। सबसे जरूरी बात, इस आंदोलन में भाग लेने के बाद लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और वो ब्रिटिश रूल का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। हम कह सकते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का टर्निंग पॉइंट साबित होता है। यहाँ से मास मूवमेंट की शुरुआत होती है। ये आंदोलन आगे होने वाले आंदोलन की नींव तैयार करने का काम भी करता है। रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, सेकेंड फेज। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया में रेवोल्यूशनरी मूवमेंट के सेकेंड फेज की। फर्स्ट फेज को हम अपनी वीडियो में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। सही है। आज हम देखेंगे कि रेवोल्यूशनरी मूवमेंट के सेकेंड फेज की शुरुआत कब और कैसे होती है, और कैसे और साथ ही फर्स्ट और सेकेंड फेज के बीच के डिफरेंसेस को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। दोस्तों, गांधी जी और सीआर दास के कहने पर बहुत से रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हिस्सा लेते हैं, लेकिन जब अचानक से चौरी चौरा के बाद 1922 में ये आंदोलन वापस ले लिया जाता है, तब ये लोग बहुत निराश हो जाते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की लीडरशिप, स्ट्रेटेजी और अहिंसा पर से इनका भरोसा ही उठ जाता है। फिर ये लोग आजादी पाने के लिए किसी दूसरे विकल्प की तलाश करने लगते हैं। अब इन्हें न तो स्वराजिस्ट्स के पार्लियामेंट्री वर्क में इंटरेस्ट था और न ही नो चेंजर्स के कंस्ट्रक्टिव कामों में। इसलिए ये फिर से रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी को रिवाइव करने का फैसला करते हैं। इस दौरान रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स के 2 सेपरेट स्ट्रैंड्स उभरते हैं, जिसमें एक पंजाब, यूपी, बिहार